बुधवार को दिल्ली के 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय में डीपीसीसी अध्यक्ष अनिल चौधरी और प्रवक्ता रागिनी ने प्रेस वार्ता की। रागिनी नायक ने कांग्रेस की तरफ से आम आदमी पार्टी से प्रमुख 3 सवाल किए। इसके बाद वहां मौजूद अध्यक्ष अनिल चौधरी ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। ईमानदारी और पारदर्शिता की नींव पर वैकल्पिक राजनीति की बड़ी इमारत खड़ी करने का बड़ा दावा करके दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए अरविंद केजरीवाल जी और उनकी आम आदमी पार्टी किस तरह सरेआम बेनकाब हो रही है, ये बात बहते पानी की तरह साफ है। तो कट्टर ईमानदारी से घोर भ्रष्टाचारी तक का सफर केजरीवाल एंड कंपनी ने बहुत जल्दी पूरा कर दिया। तो आज की प्रेस वार्ता में 3 सवाल पूछकर शुरू करूंगी और उसके बाद एक कहावत आपने सुनी होगी, चोर चोर मौसेरे भाई। तो भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल जी की पार्टी और उनके नेताओं से एक कदम भी पीछे नहीं है शराब माफिया के साथ साठगांठ करने में, पैसा उगाही करने में, ब्लैक लिस्टेड कंपनी से चंदा लेने में। इस बात का खुलासा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय अनिल चौधरी जी करेंगे। पर पहले 3 सवाल, बहुत ही प्रमुख 3 सवाल जो आम आदमी पार्टी से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूछना चाहती है। तो पहला सवाल ये है, बहुत ही सीधा स्पष्ट पर थोड़ा कड़ा सवाल है कि आम आदमी पार्टी ये तय करके प्रेस वार्ता करे और दिल्ली की जनता को जानकारी दे कि उनकी शराब नीति उनके हिसाब से सही है या गलत है। अगर सही है तो सीबीआई जांच की खबर आते ही ये डर के मारे टांगी क्यों कांपने लगे? जिस नीति को लाभकारी बताते थे, जिस नीति को दिल्ली को रेवेन्यू सरप्लस बनाने की सबसे मजबूत कड़ी बताते थे, उस नीति को वापस क्यों लेना पड़ा? और वापस लेकर उन्हीं शीला दीक्षित जिनके बेईमान लिखकर पोस्टर ऑटो के पीछे चिपकाए जाते थे, उन्हीं शीला दीक्षित जी की नीति की शरण में क्यों आना पड़ा, ये तो बताना चाहिए। और अगर वो ये कहते हैं कि नीति सही नहीं थी इसीलिए वापस ली, तो गलत नीति पर मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई क्यों ना हो, ये भी बताना चाहिए। गलत काम करे और सीबीआई की जांच ना हो, ये आम आदमी की तो डिमांड नहीं हो सकती। ये तो बड़ा वीवीआईपी कल्चर है। कितने दूध के घुले हैं मनीष सिसोदिया, क्या इस बात का दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होना चाहिए? ये पहला सवाल। अब दूसरा सवाल, भाई लोकतांत्रिक मूल्यों में जो भी व्यक्ति, नेता, राजनीतिक दल विश्वास करता है, मैं समझती हूँ कि उसका कर्तव्य बन जाता है कि अगर उन्हीं लोकतांत्रिक मूल्यों का कोई हनन करने की कोशिश कर रहा, पैसों का लालच देकर पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रहा, अलग अलग किस्म के प्रलोभनों के जरिए संघीय ढांचे पर चोट करने की कोशिश कर रहा है और मनीष सिसोदिया जी को फोन करके एकनाथ शिंदे बनाकर पार्टी में 2 फाड़ भरने की कोशिश कर रहा है, तो उस आदमी का नाम और फोन नंबर आप सार्वजनिक क्यों नहीं करते? किसे बचाना चाहते हैं? किसकी मदद करना चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ए टीम और बी टीम का खेल फिर से शुरू हो गया है? हिमाचल और गुजरात के मद्देनजर ये भाजपा और आम आदमी पार्टी की अगर साठगांठ नहीं है, तो मैं समझती हूँ कि पहली फुर्सत में एक प्रेस वार्ता करके ये बताना चाहिए कि वो कौन लोग हैं भाजपा के जो 70 विधायकों में से 62 विधायकों की पार्टी को भी तोड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। अब आप ये खुद ही अंकगणित कर लीजिएगा कि 62 विधायकों का 2/3 कितना होगा और उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। पर अगर हो रहा है तो आप सार्वजनिक करिए ये जरूर। अब तीसरा सवाल, और देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, इस पर जरा ध्यान दीजिएगा। पंजाब में इनकी सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। स्वास्थ्य मंत्री पर आरोप लगता है और वो ढोल नगाड़े के साथ पूरे देश में बताते हैं कि हमने अरेस्ट कर लिया। ये नहीं बताते कि संगरूर में चुनाव था और तालियों के साथ वोट भी बटोरने थे, पर ये पूरे देश में ढोल नगाड़े बजते, अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट कर लिया। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री को अरेस्ट कर लिया। दिल्ली में मुख्य सचिव की रिपोर्ट आ जाती है, 144 करोड़ के घोटाले का खुलासा हो जाता है, सीबीआई की जांच, सीबीआई की एफआईआर आ जाती है, लेकिन मनीष सिसोदिया के खिलाफ या मनीष सिसोदिया से इस्तीफा लेने की बजाय केजरीवाल को भारत रत्न देना चाहते हैं।
देने की बात हो रही है। तो कमाल की बात यह है कि वहां का स्वास्थ्य मंत्री भी जेल में है, यहाँ का स्वास्थ्य मंत्री भी जेल में है। 2-2.5 महीने से जेल की हवा खा रहे, याददाश्त चली गई, लेकिन इस्तीफा नहीं लिया गया, बर्खास्त नहीं किया गया। दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्रालय कौन चला रहा है? याददाश्त गए हुए व्यक्ति जेल से चला रहे हैं या उनके बिहाफ पर कोई डिफैक्टो चला रहा है, किसी को मालूम नहीं। और मालूम कैसे हो? ये तो मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने कोई पोर्टफोलियो ही नहीं लिया हो, दिल्ली की कोई जिम्मेदारी नहीं है उनके पास ताकि देश की राजनीति में पैर पसार सके। महाराणा प्रताप याद आ गए, राजपूत वंश याद आ गया। जब ये अन्ना आंदोलन कर रहे थे तो गांधी जी के भक्त थे, जब इन्हें थप्पड़ भी पड़ते थे, कहीं आपको याद होगा, तो थप्पड़ पड़ जाता था तो गांधी जी समाधि पहुंच जाते थे राजघाट और पश्चाताप के घड़ियाली आंसू बहाने लगते थे। पंजाब का चुनाव आया तो गांधी को भूल गए, भगत सिंह के चेहरे हो गए, इस कदर भूल गए कि दफ्तर से फोटो ही गायब हो गई गांधी जी की, किसी सरकारी दफ्तर में फोटो नहीं भेजा। और आज जब भ्रष्टाचार पकड़ा गया तो महाराणा प्रताप की शरण में जा रहे हैं। मैं इस पर घोर आपत्ति व्यक्त करती हूँ और मैं कहना चाहती हूँ कि अपने काले कारनामों की ढाल शूरवीर महाप्रतापी महाराणा प्रताप को ना बनाए, ये बहुत ही शर्मनाक है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ, और आप लोग भी समझते होंगे कि ना महात्मा गांधी ने, ना भगत सिंह ने, ना महाराणा प्रताप ने कहा होगा इनसे आके कि पंजाब में तो नारा तो शराब नशा मुक्ति का और दिल्ली को नशे की राजधानी बना दो। महाराणा प्रताप ने, गांधी जी ने और भगत सिंह ने नहीं कहा था इनसे कि आप सारे नियमों की धज्जियां उड़ाइए, 100 मीटर के दायरे मंदिर हो, चाहे स्कूल हो, चाहे रेजिडेंशियल कॉलोनी हो, 100 मीटर के दायरे में ठेके खोलिए और खेलो गली जैसी शेल डमी कंपनीज को रेवड़ी की तरह लाइसेंस बांट दीजिए, 144 करोड़ का घोटाला करिए। किसने कहा था आपसे? किसी ने नहीं कहा कि वायबिलिटी रिपोर्ट पुलिस डिपार्टमेंट और एक्साइज डिपार्टमेंट को सबमिट किए बिना ठेके खुलवाइए। हमारे दिल्ली के छात्रों और बच्चों का भविष्य सुधारने की बात करते थे, किसने कहा था आपसे कि 25 साल की उम्र को 21 साल कर दे, एक के साथ एक बोतल फ्री बांटे और लकीर बनाए दिल्ली के बच्चों को? ये आपकी करनी है, ये घोटाला, ये भ्रष्टाचार आपकी करनी है। और जैसी करनी होती है केजरीवाल जी, वैसी ही भरनी होती है। और इसके बाद जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि ये कहावत जो हमने सुनी थी, चोर चोर मौसेरे भाई, और जो हम लगातार कहते रहते हैं कि ये एक दूसरे के पूरक हैं, मोदी जी और केजरीवाल जी, इनकी कार्यशैली में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो चोर चोर मौसेरे भाई की कहावत को यथार्थ में कैसे बदला जाता है और किस तरह से शराब माफिया से पैसे की उगाही की जाती है, ब्लैकलिस्टेड कंपनी से चंदा लिया जाता है, इस बात का खुलासा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी करेंगे। आरोपित शराब मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने बचाव को लेकर के किस तरह से मुद्दे भटकाने के नए पैतरे बदल रहे हैं, उसके कुछ उदाहरण इस तरह के हैं। उनकी बयानबाजी आप देखें, जब ये नीति बनाने की बात आई, हालांकि वो मैं पहले भी कहा है कि कोविड काल में जब लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे, बेड के लिए संघर्ष कर रहे थे, दवाइयों की कालाबाजारी हो रही थी, उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री शराब मंत्री शराब माफिया के साथ मिलकर शराब नीति पे काम कर रहे हैं। और शराब नीति पे काम करते हुए जब इस नीति को लागू किया गया तो शुरुआत में अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि इस नीति का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि दिल्ली के लिए रेवेन्यू सरप्लस, ये पहला कार्ड। अफसोस इस बात का होता है कि जब इस नीति की समीक्षा करते हैं तो इसके विपरीत 567 करोड़ रुपए का नुकसान बताया है। जब इस पे सवाल पूछते हैं तो अरविंद केजरीवाल फिर विषय को भटकाने के लिए फिर एक बात कहते हैं कि दुनिया की सबसे बेहतरीन ये शराब नीति है। अरविंद केजरीवाल बड़े दावे के साथ कहते हैं, बल्कि शराब मंत्री कहते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये 31 जुलाई 2022 को वापस ले ली जाती है। लगभग 8 से 9 महीने में ये नीति वापस हो जाती है। तो भाई विश्व की किस तरह से सबसे बेहतरीन पॉलिसी है, इस पर जब आप पूछते हैं तो अगली बात कहते हैं कि इस नीति में दिल्ली के तत्कालीन उपराज्यपाल अनिल बैजल जी की इसमें भूमिका संदेह। हालांकि इस बात को हम कहते रहे हैं कि लगातार जब कांग्रेस पार्टी इस पर प्रश्न पूछ रही थी तो एलजी साहब ने इस पर संज्ञान नहीं लिया। हम भी ये बात कह रहे थे कि भाजपा के उपराज्यपाल साहब और दिल्ली के मुख्यमंत्री के बीच में ऐसी क्या डील हुई है
कि इस नीति को पास कर दिया गया, लागू कर दिया। साथियों, कांग्रेस लगातार इस विषय पर जहां संघर्ष कर रही थी, जैसे मैंने कहा दर्जनों धरना हो, प्रदर्शन हो, प्रेस वार्ता हो, उसके माध्यम से संघर्ष कर रही थी, वहां भाजपा के कुछ जो सूरवीर हैं वो मौन बन के बैठे रहे। क्योंकि जो विषय मैं आपके सामने रखना जा रहा हूं, ये विषय भाजपा को भी आपके समक्ष उनकी कथनी और करनी का जो फर्क है वो रखना बहुत आवश्यक समझता है। दिल्ली के द्वारा जब नशे की राजधानी सरकार के द्वारा, अरविंद के द्वारा बनाई जा रही थी, नई पहचान दी जा रही थी, तो भाजपा के भ्रष्टाचार में भागीदार बन चुप बैठे। इसीलिए मैंने पिछली प्रेस वार्ता में भी कहा था कि 8 विधायक, 7 सांसद, 150 से ज्यादा पार्षद, दिल्ली प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष, पूरा संगठन मौन बन करके चुप रहा। 18 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो नॉन कंफर्मिंग एरिया, वहां लगभग 134 दुकानें खोली गई। इस नॉन कंफर्मिंग एरिया के लेकर के हम हरदीप पुरी साहब जो भाजपा के मंत्री, उनसे भी मिले। ये हमारा प्रयास है जो दिखाता है कि इस दिल्ली के लिए हम चिंतित हैं। लेकिन ना भाजपा का विपक्ष का नेता मिला, ना सांसद मिले, ना विधायक मिले कि नॉन कंफर्मिंग एरिया में दारू की दुकानों के ठेके क्यों खोले जा रहे हैं। और वहां पे दिल्ली के मेयर और भाजपा के लगभग 150 से ज्यादा पार्षद पैसा लेकर के वहां एमसीडी से लाइसेंस दिलवाने का काम कर रहे थे। यह मैं कहना चाहता हूं। तो साथियों, एमसीडी और डीडीए से मिलकर के 134 से ज्यादा दुकानें देहात में खोल दी जाती है जो नॉन कंफर्मिंग एरिया है। और जब बात खुलती है, पोल खुलती है, तो जांच की तरफ जब आगे चीजें बढ़ती है तब जाकर के उन पर रोक लगती है। और मास्टर प्लान की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई गई वो सब ने देखा। इसकी शिकायत हमने लिखित रूप में जांच एजेंसी को भी दी गई, जो मैंने आपको पूर्व में लिखा। कांग्रेस पार्टी सड़कों पर आंदोलन कर रही थी, भाजपा के सांसद महोदय अपने गाने की रिकॉर्डिंग में बिजी थे। एक क्रिकेटर साहब रिकॉर्डिंग क्रिकेट मैच के दौरान लाइव कमेंट्री और मध्य प्रदेश के अंदर जलेबी का लुत्फ ले रहे थे। एक जनाब हंसराज हंसिंह साहब की 4 लाइन है, दिल्ली में चोरी सारा हो गया और की करिए दिल्ली नशे में टल्ली हो गया, गाना गुनगुना रहे थे। कहां है वो सिंगर साहब? मुझे लगता है वो भी उसी में बिजी। बाकी के लोग आज तक लापता है। दिल्ली की एकमात्र महिला सांसद ने आज तक चुप्पी नहीं तोड़ी। और ये इसका पुख्ता सबूत है, मैं आपको दिखा रहा हूं, बार बार दिखाता हूं। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा प्रेस वार्ताएं हमने की, मुख्यमंत्री के घर का निवास का हमने घेराव किया, जनजागरण पोल यात्राओं के माध्यम से हमने प्रश्न पूछा। हम पहले आगरा के रूट में जाकर के इस सरकार को जगाना चाहते थे, और जब नहीं जाके तो यही कारण है कि पुलिस कमिश्नर के पास हम 3 जून 2022 में जाकर लिखित रूप से शिकायत करते हैं। ये उसका प्रमाण है साथ। और ये कहते हैं कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग, कई बार जब इतना दुरुपयोग बढ़ जाता है तो स्वाभाविक जब सही कार्रवाई होती है तो वो भी संदेह की दृष्टि से देखी जाती है। लेकिन दिल्ली का भ्रष्टाचार का मसला बिल्कुल क्लियर है कि भ्रष्टाचार इसमें हुआ। फिर एक नया बयान, ऑपरेशन लोटस का हट। अरे भाई, आप चाहते क्या है? पिछले 10-15 दिनों में जिस तरह की बातें अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, बगैर किसी प्रमाणिकता के ऊपर राबड़ी जी ने उनसे साक्ष्य मांगे, बताया जाए, कहा जाए 62 विधायकों को तोड़ने की साजिश हो रही। अरे पूरी तरह से साबित हो चुका है कि और टीम के रूप में आप यहाँ काम कर रहे हैं, तो इसमें ना तो कोई संभावना है, ना इसमें कुछ कहा जा सकता है। जब इसमें भी आप आगे घिरते नजर आते हैं तो आप अपनी जाति और महापुरुषों के पीछे छिपने का काम करते। सर्वमानी चाहिए महाराणा प्रताप, भगत सिंह की औलाद जैसे संवाद करते। आप देखिए, कट्टर ईमानदार पहले भगत सिंह का नाम लिया जाता है, और जिस भगत सिंह जी ने 23 साल की उम्र में फंदे को चूम लिया हो, उस भगत सिंह ने कभी कल्पना नहीं की कि 21 साल की उम्र में दिल्ली के युवाओं को दारू पीने का अधिकार दिया जाए। आज भगत सिंह के परिवार के लोग यदि इस बयान को सुने तो मैं समझता हूं सबसे निंदनीय है। यदि कोई बयानबाजी अरविंद केजरीवाल की तरफ से रही है तो भगत सिंह के अपमान करने वाली बयानबाजी। भारत रत्न की बात कही, मैं कहना चाहता हूं यदि वाकई भ्रष्टाचार में कोई श्रेणी शुरू हुई भविष्य में जिसकी उम्मीद नहीं, ये वो शिकायत पत्र है जो हमने किया। सबसे पहले ये तो शिकायत, ये लड़ाई तो कांग्रेस ने लड़ी। जब ये भ्रष्टाचार के मामले हमारे पास आए,
जब इस योजना पे काम करा तो हमारे जो स्रोत थे उन्होंने बताया कि इस तरह की योजना पे काम किया जा रहा है, कोर्ट में दिल्ली खड़ी। तब से हम लोग सड़कों पे काम करें। मैंने मुख्यमंत्री घर का निवास घेराव किया, उन्होंने अनसुना किया, तानाशाही अपनाई। एक साथ एक दिन लगभग 55 जगह पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। 1 दर्जन से ज्यादा प्रेस वार्ताएं की। मैं आपको एक और सबूत दिखाता हूं। ये वो सबूत है जो हरदीपपुरी साहब से मिला। मुझे भाजपा का कोई एक नेता दिखाए जो हरदीपपुरी साहब से नॉन कंफर्मिंग एरिया के विषय पे मिला हो। ये क्या दर्शाता है? पूर्व हमारे अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा जी मेरे साथ हैं, कांग्रेस के शीर्ष नेता हमारे साथ हैं। ये दिखाते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस विषय को मरने देना नहीं चाहती थी और ये कांग्रेस की शिकायत थी। दूसरा मैं दिखाता हूं, मैंने अन्ना हजारे जी को भी अनुरोध पत्र भेजा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल उनके पुराने शिष्य हैं। ये वो चिट्ठी है। मैंने उनसे भी आग्रह किया कि आपके इस प्रिय शिष्य को समझाएं, दिल्ली को नशे की राजधानी ना बनाएं, बच्चों के लीवर से खिलवाड़ ना करें, बच्चों में जो देश का भविष्य है उससे खिलवाड़ ना करें। 21 साल में बच्चा ग्रेजुएट होता है, उसे रोजगार चाहिए, ना कि उसे शराब पीने का अधिकार चाहिए। कुछ चीजें कुछ पर्दे में कुछ बच्चे इस तरह के शौक रखते होंगे, लेकिन हर बच्चे को आप कानूनन अधिकार 21 साल में पीने का दे रहे हैं और भगत सिंह का नाम ले रहे हैं। तो मैंने 3 दस्तावेज आपको दिखाए, अन्ना जी की चिट्ठी, हरदीपपुरी साहब का ये और कांग्रेस पार्टी का सबसे पहला ये पत्र। मैं चैलेंज करता हूं भाजपा के 7 सांसद, 8 विधायक, 3 मेयर, 150 से ज्यादा पार्षद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कि कोई 4 लाइन का शिकायत पत्र वो कोई दिखाते क्यों नहीं। मेरे पास ये सूचना है, इस कंप्लेंट ईओडब्ल्यू कंप्लेंट के बाद कई लोगों की छुट्टी हो गई कि आखिर आपने कांग्रेस की ये शिकायत पर ईओडब्ल्यू में जांच शुरू क्यों कर। यही कारण है कि आज 2 तथाकथित इनके जो मित्र हैं, दीप मल्होत्रा, सोम बिस्लरी, ऑनर्स को इस सीबीआई की एफआईआर से दूर